तो इस लेक्चर में ऑपरेटर्स हम देखेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। और स्टार्ट करते हैं ऑपरेटर्स से। तो ऑपरेटर्स जो मैथ्स में हम पढ़ते हैं, ऑपरेटर्स वही यहाँ पे पाइथन में है, सेम ही है। जैसे कि मैथ्स में हम मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, प्लस हो गया, माइनस हो गया, डिवाइड हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, तो ये सब ऑपरेटर्स ही होते हैं। कुछ ऑपरेंड्स होते हैं जिन पे ऑपरेशंस होते हैं। तो एक तो इसमें हमने देखा कि जो भी मैथ्स में जैसे डिफरेंट ऑपरेटर्स होते हैं, वैसे ही हमारी पाइथन प्रोग्रामिंग में डिफरेंट ऑपरेटर्स होते हैं। सेम ही है। ऑपरेंड्स पे कुछ जैसे फंक्शन होता है, जैसे 2+3 करना हो, तो यहाँ पे जो प्लस होता है वो हमारा ऑपरेटर होता है। पाइथन में भी सेम ही मीनिंग है उस ऑपरेटर का। देख लेते हैं एक बार। तो उसकी डेफिनेशन कि ऑपरेटर्स आर टोकन्स दैट ट्रिगर सम कंप्यूटेशन। तो वही है कि कुछ कंप्यूटेशन करने के लिए और कुछ वेरिएबल्स चाहिए होते हैं इसमें। सेम ही है, बस उसको एक थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड वे में लिखा हुआ है कि कुछ कंप्यूटेशन होती हैं और कुछ वेरिएबल्स होते हैं इसके अंदर, और जो बीच का पार्ट होता है वो हमारा ऑपरेटर होता है। तो यहाँ पे ये हमारे, इसके बाद हम देखते हैं कि जिन पे वेरिएबल्स और ऑब्जेक्ट जिन पे कंप्यूटेशन होता है उनको ऑपरेंड कहते हैं। तो जैसे मैंने ये एग्जांपल लिया 2+3, तो यहाँ पे प्लस जो हो गया वो हमारा ऑपरेटर हो गया, और ये जो हो गया 2 और 3 ये हमारे ऑपरेंड्स हो गए। तो इसमें दो ऑपरेंड यूज हो रहे हैं, 2 और 3, और एक हमारा वो है ऑपरेटर, वो है प्लस। तो ये सब ऑपरेटर हमारे हो सकते हैं, प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ये सब ऑपरेटर हो सकते हैं। और इसमें भी एग्जांपल दे रखा है, सेम ही एग्जांपल है, 4+5। इसमें 4+5 इक्वल टू 9 दे रखा है। तो इसमें 4 और 5 हमारे ऑपरेंड्स हैं, और प्लस और इक्वल टू हमारे ऑपरेटर हैं। तो इस ये एग्जांपल तुम्हें समझ आ रहा है कि हो क्या रहा है इसमें? इसका एग्जांपल में इसका आउटपुट ट्रू कैसे आ रहा है? मतलब कुछ तुम्हें लगता है क्या आंसर हो सकता है इसका? डबल इक्वल टू का मतलब क्या होता है सबसे पहले तो? क्यों इसका आंसर, इसमें आंसर ट्रू दे रखा है, तो इसका आंसर ट्रू क्यों है? तो इसमें मैंने वही टाइप किया जो भी एग्जांपल दे रखा है, 4+5 इक्वल टू 9। तो पाइथन में दो चीजें होती हैं, दो ऑपरेटर होते हैं, एक होता है इक्वल टू और एक होता है डबल इक्वल टू। तो इक्वल टू हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर होता है और डबल इक्वल टू हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर होता है। तो इस केस में हमारा डबल इक्वल टू यूज हो रखा है। तो इसमें ये हो रहा है कि 4+5 हमारा कंप्यूट हो रहा है सबसे पहले। तो इसका 4+5 अगर हम देखते हैं तो वो आता है हमारे पास 9। तो यहाँ पे हमारा 9 कंप्यूट हो गया, यहाँ पे हमारा 9 लिखा हुआ है ऑलरेडी। डबल इक्वल टू कंपेयर कर रहा है लेफ्ट को, एलएचएस को, जो कि है 9, और आरएचएस को, वो भी है 9। तो इसको कंपेयर करके ये बता रहा है कि ये इक्वल है कि नहीं। अगर इक्वल होते हैं तो ये ट्रू आता है, और नहीं होते, जैसे कि अगर मैं देखता हूँ, जैसे हम 5+6 इक्वल टू 9 करते हैं, तो ये फॉल्स आएगा, क्योंकि 5+6 हमारा 11, और हम कह रहे हैं कि डबल इक्वल टू 9, यानी कि 11 इक्वल टू 9 तो होता ही नहीं। तो इसकी वजह से इसका आंसर ट्रू नहीं है, फॉल्स है। तो ये हमें ट्रू या फॉल्स हमें वो देता है इसका आउटपुट, डबल इक्वल टू, डिपेंडिंग ऑन एलएचएस में क्या लिखा है और आरएचएस में क्या लिखा है। और एक होता है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर में होता है कि हमारा एक वेरिएबल होता है और उसको हम असाइन करते हैं कोई भी वैल्यू। तो ये इनमें डिफरेंस होता है सिंगल इक्वल टू में और डबल इक्वल टू में। सिंगल इक्वल टू असाइन करने के लिए होता है हमारे वेरिएबल को वैल्यू, और डबल इक्वल टू हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर होता है, जो कि हम कंपेयर कर रहे हैं एलएचएस को और आरएचएस को, और ये अकॉर्डिंगली ट्रू या फॉल्स आउटपुट देता है। तो ये दोनों, ये डिफरेंस है, ये काफ़ी आता है एग्जाम में, डबल इक्वल टू और सिंगल इक्वल टू का डिफरेंस। तो ये अच्छे से देखना है, इसको आगे भी देखेंगे, ये तो अभी एग्जाम्पल है। तो इसके बाद आते हैं टाइप ऑफ ऑपरेटर में कि क्या क्या टाइप्स हैं इसमें। तो हमारा एक आता है यूनरी ऑपरेटर, और एक होता है बाइनरी ऑपरेटर। तो यूनरी ऑपरेटर ये होता है, यूनरी मतलब लैंग्वेज से ही समझ आ रहा है कि यूनरी का मतलब होता है 1 एंड बाइनरी का मतलब होता है 2। तो क्या 1 और 2 है वो देखते हैं। यूनरी ऑपरेटर होता है कि जिसमें एक ही ऑपरेंड आता है हमारे पास। अभी हमने देखा था कि ऑपरेंड होता क्या है, ये दोनों हमारे ऑपरेंड होते हैं। तो यूनरी ऐसा ऑपरेटर होता है जिसमें हमारा एक ही ऑपरेंड यूज हो, यानी कि इसमें ये दो ऑपरेंड हो रहे हैं, तो यानी कि ये ऐसा कुछ हो। तो यहाँ पे एक ही ऑपरेंड है, यहाँ पे ये ऑपरेटर हो गया, तो ये हो गया यूनरी ऑपरेटर। अब ये एग्जांपल देख लेंगे इसका।
लेकिन अभी डेफिनेशन क्या है वो देख रहे हैं कि इसमें एक ही ऑपरेंड यूज होता है। और इसमें एग्जांपल दे रखे हैं जैसे कि यूनरी प्लस, यूनरी माइनस, और नॉट लॉजिकल, ये नेगेशन के लिए होता है हमारे पास, और ये बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट के लिए होता है। तो इसके एग्जांपल से ही देखते हैं एक बार कि मतलब क्या यूज है इसका, इस ऑपरेटर का। तो सबसे पहले ये वाला देखते हैं एग्जांपल, नॉट, जिसका मतलब होता है लॉजिकल नेगेशन। तो लॉजिकल नेगेशन मतलब कि अगर वो ट्रू है तो वो फॉल्स कर दे, और अगर वो फॉल्स है तो वो ट्रू कर दे। तो इसका मतलब ये है। तो इसका एग्जांपल देखते हैं नॉट का। तो अब हम कह रहे हैं नॉट वन। तो वन हमें पता है कि ट्रू होता है बाइनरी लैंग्वेज में, और जीरो हमेशा फॉल्स होता है। तो नॉट वन उसको लॉजिकली उसको रिवर्स कर देगा। वन का मतलब ट्रू, यानी कि इसको नॉट लगा दिया उसके आगे तो ये फॉल्स हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम नॉट जीरो करेंगे तो मेरे ख्याल ट्रू आना चाहिए, क्योंकि जीरो हमेशा फॉल्स होता है बाइनरी उसमें, तो इसका आ जाएगा ट्रू। सिमिलरली नॉट ट्रू अगर हम करेंगे तो इसका आ जाएगा फॉल्स, और नॉट हम फॉल्स करेंगे तो इसका आ जाएगा ट्रू। तो जो भी यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं ऑपरेंड, उसका ऑपोजिट कर देता है नॉट लॉजिकली। यानी कि वन है तो फॉल्स कर देगा, जीरो है तो ट्रू कर देगा, ट्रू है तो फॉल्स कर देगा, फॉल्स है तो ट्रू कर देगा। ठीक है। नॉट फाइव भी करेंगे तो मेरे ख्याल आना फॉल्स चाहिए, हाँ। और एक और चीज होती है इसमें, जो भी नंबर होता है जीरो के अलावा वो हमेशा ट्रू मानते हैं हम। कोडिंग लैंग्वेज में, कोई भी कोडिंग लैंग्वेज में वो ट्रू मानते हैं। तो इसलिए हमने नॉट फाइव किया। अब हमें पता है फाइव ट्रू है, मतलब कुछ भी नंबर होगा तो वो ट्रू होगा एक्सेप्ट जीरो। तो नॉट किया जैसे ही हमने तो वो फॉल्स कर देगा। तो ये हो गया नॉट। इसके बाद यूनरी प्लस वाला एक एग्जांपल देखते हैं। तो इसमें हमने क्या किया है, डेसिमल इंपोर्ट किया हमने। डेसिमल एक लाइब्रेरी है पाइथन में। नॉर्मल उसमें यूनरी ऑपरेटर प्लस का कोई यूज़ नहीं है। मतलब कि जैसे मैंने x इक्वल टू फाइव किया था, तो इंटीजर x के अंदर इंटीजर फाइव है, लेकिन मैं प्लस कर दूं तो कुछ चेंज नहीं आता। तो इसका नॉर्मल नंबर्स पे कुछ इफेक्ट नहीं होता यूनरी प्लस का। लेकिन डेसिमल वाली लाइब्रेरी का जो नंबर हम बनाते हैं उसमें अफेक्ट करता है ये यूनरी प्लस। तो देखते हैं, जैसे हमने डेसिमल इंपोर्ट कर दिया, लाइब्रेरीज अभी हम पढ़ेंगे कि लाइब्रेरीज होती क्या पाइथन में, आगे जाके आएगा। लेकिन लाइब्रेरीज यही होती हैं कि कुछ किसी ने ऑलरेडी ये लिख दिया है, कोड लिख दिया है कुछ अपने हिसाब से, मतलब कुछ कोड बना दिया और उसका हम यूज़ कर सकते हैं उसके फंक्शन कॉल करके। तो ये आगे जाके पढ़ेंगे कि क्या क्या लाइब्रेरीज होती हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अभी एग्जांपल के लिए हमने देखा कि हम डेसिमल लाइब्रेरी का यूज़ कर रहे हैं और उसमें से एक डेसिमल फंक्शन को हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो ये हम पढ़ेंगे कि ये लाइब्रेरी होती है, ये फंक्शन होता है जो हम इंपोर्ट करते हैं और इसका हम यूज़ कर रहे हैं। जो किसी ने लिख दिया है, डेसिमल लाइब्रेरी किसी ने लिख दिया, उसका हम यूज़ कर रहे हैं अपने कोड में। तो हमने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया ओबीजे, उसमें असाइन कर दिया डेसिमल, कॉल कर दिया, डेसिमल फंक्शन कॉल किया और कुछ भी इसके अंदर वैल्यू डाल दी। तो इसमें अगर हम ओबीजे देखेंगे तो ओबीजे की वैल्यू अभी ये थी। तो ये बहुत बड़ी सी इसकी वैल्यू थी, और जैसे ही हमने इसको प्लस किया तो इसकी वैल्यू अब चेंज होगी। और यहाँ तक उसने दिया, मतलब एक लिमिट तक उसने दिया। हमने प्लस ओबीजे किया तो इसने ये आउटपुट दिया हमें, पूरा आउटपुट नहीं दिया। ठीक है। तो इसका यूज, तो इसमें बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड भी है, मतलब इसको समझना। तो कैसे वर्क करता है ये, पहले इसका एग्जांपल देखते हैं। और इसका जो साइन है ये मेरे को डाउट है अभी भी कि ये यूज़ होता है। इसमें टिल्डे साइन यूज़ होता है, जो आपका वन होता है ना, कीबोर्ड पे वन होता है, उसके साइड में हमारा वन के साइड में जो होता है ना, उसको शिफ्ट दबा के अगर हम रखेंगे तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट का। एग्जांपल देखते हैं कि ये पाइथन हमें कैसे आउटपुट देता है इसका। ठीक है। तो टू लेते हैं। तो हमें पता है कि अगर हम इसको नेगेशन किया, कॉम्प्लीमेंट का यूज़ किया और फिर इसको अंदर टू डाल दिया, तो ये हमें दे रहा है माइनस थ्री। अब ये समझते हैं माइनस थ्री
कैसे दे रहा है, क्या कर रहा है इसके अंदर कि इसका आउटपुट ये -3 आ रहा है। ठीक है, तो इसमें हमें ये भी समझ आ जाएगा कि जो हमारा ये होती है कंप्यूटर, वो माइनस को कैसे स्टोर करता है। क्योंकि ये ह्यूमन है, हम तो ह्यूमन है, हमें पता है कि माइनस क्या है, हमें दिख रहा है ये माइनस है और इसका मतलब नेगेटिव है। लेकिन एक कंप्यूटर को कैसे समझ आता है कि वो चीज़ माइनस है, तो उसका भी थोड़ा बहुत आइडिया मिलेगा, आगे जाके भी पढ़ोगे ये कि माइनस कैसे, कंप्यूटर कैसे इंटरप्रेट करता है इसको, कि वो तो मशीन है तो वो कैसे इसका यूज़ माइनस को कैसे देख रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता है हम टू के ऊपर ऑपरेशन कर रहे हैं अपना, तो टू को मैंने एज इट इज़ लिख दिया। इसको हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, तो हमें पता है बाइनरी में ये कैसे होगा। जो हमने पहले देखा था, टू से हम डिवाइड करते हैं, यहाँ पे इसका आ जाएगा क्वेश्चन आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 0। उसके बाद हम फिर से करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0 और यहाँ आ जाएगा 1 रिमाइंडर में। तो हम इसका देखते हैं कि ये बाइनरी में कुछ ऐसा आता है 1 और 0, ये हमारा बाइनरी में इसका नंबर आ गया। अब हम इसको लिखते हैं चार चार उसके, क्योंकि हमें माइनस वाला भी देखना है, तो हम इन दो, ये हमारे 2 बिट हो गए, टू को हमने 2 बिट में लिख सकते हैं। 2 बिट हैं जिसके अंदर पहला बिट जो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं वो है 0, दूसरा बिट जो ये है वो है 1। तो वैसे तो ये 2 बिट हैं, लेकिन जो कंप्यूटर होता है तुम धीरे धीरे देखोगे कि वो कैसे काम करता है। वो चार चार बिट्स के पेयर्स में काम करता है हमारा कंप्यूटर। तो अगर हम इसमें इसमें 4 के पेयर्स बना देते हैं और इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि माइनस कैसे आ रहा है, तो इसको जब हम 4 के पेयर्स बनाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि इसके पहले कुछ भी नहीं है, तो हम इसमें 0 डाल सकते हैं। तो मैंने क्या किया, इसको 4 के पेयर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 0 डाल दिया और इसको 4 का पेयर बना दिया यहाँ पे। और इसके पहले भी एक मैंने 4 का पेयर ले लिया। और ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम इसको समझ सके कि माइनस का काम कैसे हो रहा है, क्योंकि हमें पता है माइनस को स्टोर करने के लिए कंप्यूटर को कुछ स्पेस चाहिए, कुछ लॉजिक चाहिए कि वो समझ सके कि वो माइनस है यहाँ पे। तभी हम यहाँ पे 0 ऐड कर रहे हैं और कोई रीज़न नहीं है, वरना हम 1 0 से भी 2 को लिख सकते हैं, ये करेक्ट है वैसे। बट हम माइनस वाला समझने के लिए हम इसमें बिट्स ऐड कर रहे हैं और उसकी वैल्यू 0 कर रहे हैं। तो मैंने 2 पेयर बना दिए यहाँ पे 4 4 के, जिसमें कि कुछ नहीं किया मैंने। 8, टोटल 8 करने के लिए मैंने एक 4 का यहाँ पेयर बना दिया जो सारे 0 हैं। यहाँ पे भी 4 का पेयर बनाने के लिए मैंने 2 0 यहाँ पे आ गए, तो 4 4 4 4 के पेयर बन गए। ठीक है, अब हमने किया इसका नेगेशन, यानी इसके आगे मैंने लगा दिया नेगेट। तो कंप्यूटर क्या करता है इसमें, कंप्यूटर जहाँ पे 0 होगा उसको 1 कर देता है, और जहाँ पे 1 होगा उसको 0 कर देता है और उसका आउटपुट दे देता है। तो यहाँ पे मैंने देखा यहाँ 0 लगा हुआ है, तो यहाँ पे 1 देगा, यहाँ पे 0 देगा कंप्यूटर, यहाँ पे 1 देगा 1 देगा। तो ये हमारा 4 आ गया, और अगला 4 आ गया ये हमारा 4। अब हम ये समझते हैं कि ये -3 है, ये -3 होता है, पर ये -3 क्यों होता है वो समझते हैं कि इसको -3, इसकी वैल्यू ये जो बाइनरी में हमने लिखी ना, इसको -3 क्यों है। तो जब भी हमें किसी भी नंबर का माइनस वाली वैल्यू निकालनी होती है, तो हम क्या करते हैं, हम उसका टूस कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। थोड़ा सा मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ पे, टूस कॉम्प्लीमेंट भी समझोगे अगर, मतलब वैसे तो बहुत मतलब आगे भी आएगा कि टूस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं किसी भी चीज़ का, बट फिर भी देख लेते हैं, शायद मतलब 11th में ना हो, शायद 12th में हो, मुझे ऐसे पता नहीं, बट टूस कॉम्प्लीमेंट देख लेते हैं कि कैसे निकालते हैं, कोई भी नंबर दे रखा हो तो उसका टूस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकाला जाता है। तो टूस कॉम्प्लीमेंट, अब मान लो मेरे पास 3 है, मेरे को उसका टूस कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो टूस कॉम्प्लीमेंट के लिए पहले हम वंस कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। हमें पता है कि 3 को कैसे लिखा जाता है। अब जैसे 2 को मैंने ऐसे लिखा, तो 3 को हमें पता है कि मैं ऐसे लिखूंगा 0 0, यहाँ पे 1 डाल दूंगा और यहाँ पे 1 डाल दूंगा। अब ये वेरीफाई करने के लिए 3 है, हम हर बार वो रिपीटेड डिवीजन वाला काम नहीं करेंगे कि रिपीटेड डिवाइड कर रहे हैं, थोड़ा सा लॉजिकली चलेंगे। टू की पावर यहाँ पे 0 लगा सकता हूँ, टू की पावर 1 लगा सकता हूँ। टू की पावर 0, 1 इंटू टू की पावर 0 वो होता है हमारे पास 1, और 1 इंटू टू की पावर 1 वो होता है हमारा 2। तो इनको ऐड कर देंगे, 2 + 1 वो हमारा आ जाएगा 3। तो हमें पता है कि हम 3 को ऐसे लिख सकते हैं अपनी बाइनरी फॉर्म में। इसके बाद
हम क्या करते हैं, वंस कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। तो हमें पता है टूस कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हम उसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं पहले, और वंस कॉम्प्लीमेंट में कुछ भी नहीं करते, हम उसको अ, वही करते हैं, जीरो की जगह वन लिखते हैं और वन की जगह जीरो लिखते हैं। तो वंस कॉम्प्लीमेंट निकाला मैंने, यहाँ पे वन लिख दिया एज इट इज, और यहाँ पे लिख दिया मैंने, यहाँ पे लिख दिया वन वन, और यहाँ पे आएगा जीरो जीरो। तो ये आ गया हमारे पास वंस कॉम्प्लीमेंट। तो वंस कॉम्प्लीमेंट अगर कभी आएगा एग्जाम में, मतलब कोर्स में है कि नहीं, लेकिन ये समझने के लिए करना पड़ेगा। तो वंस कॉम्प्लीमेंट मैंने निकाला इसको, यहाँ पे सारे वन आ गए, और ये मैंने इन्वर्ट करके ये कर दिया। अब टूस कॉम्प्लीमेंट के लिए कुछ भी नहीं करते, तो ये हमारा वंस कॉम्प्लीमेंट आ गया। वंस कॉम्प्लीमेंट, टूस कॉम्प्लीमेंट के लिए हम क्या करते हैं, जो भी ये नंबर आता है हमारे पास बाइनरी फॉर्म में, इसमें हम ऐड कर देते हैं वन। तो जब हम वन ऐड करेंगे, हमें पता है इसका आंसर क्या आ जाएगा, वन जीरो वन वन, और यहाँ आ जाएगा वन 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 वन। और बाय डेफिनेशन अगर आपको किसी भी नंबर का उसका नेगेटिव निकालना होता है, तो आपको टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना होता है उसका। तो हमने टूज कॉम्प्लीमेंट निकाल दिया। अब हमने वेरीफाई कर लिया कि टूज कॉम्प्लीमेंट क्या आता है, ये आया। और हमने वेरीफाई किया, जब हमने ये किया था, जो ये नॉर्मल वाला किया था, तो ये भी सेम आ गया। तो हमने देखा थ्री का टूज कॉम्प्लीमेंट ये आ रहा है, यानी कि माइनस थ्री की रिप्रेजेंटेशन ये है एज पर डेफिनेशन। जो भी टूज कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं हम उसका नेगेशन नेगेटिव करने के लिए निकालते हैं। तो हमने देखा कि माइनस थ्री की रिप्रेजेंटेशन ये आ रही है एज पर टूज कॉम्प्लीमेंट। और हमने ये देखा कि जब हमने इस पे ये वाला टिल्डे वाला साइन लगाया था, तो यही आया था। तो हमने वेरीफाई कर लिया ये माइनस थ्री की, माइनस थ्री का रिप्रेजेंटेशन ऐसा है, और जो हमने टिल्डे लगाया था तो उससे भी यही आउटपुट आया। तो ये हमने वेरीफाई कर लिया कि ये माइनस थ्री है। और अगर हम इसमें आउटपुट करते हैं, तो टिल्डे लगा के टू करते हैं तो माइनस थ्री ही आता है। और अगर मैं टिल्डे लगा के माइनस थ्री करूँगा, तो आ जाएगा टू। तो ये ऐसे वर्क कर रहा है बिहाइंड द सीन्स, कंप्यूटर कैसे काम करता है। तो वो ऐसे करता है, वो ऐसे कन्वर्ट करता है। और इसको वेरीफाई करने के लिए जो ह्यूमन क्या करेगा, इसको वेरीफाई करने के लिए कि माइनस थ्री क्यों आ रहा है, हम उसका टूज कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। तो टूज कॉम्प्लीमेंट के लिए मैंने बाइनरी फॉर्म पे लिख दिया और उसको कन्वर्ट कर दिया। पहले वंस कॉम्प्लीमेंट निकाला मैंने, उसको इंटरचेंज किया, और उसके बाद ऐड वन कर दिया, तो उससे टूज कॉम्प्लीमेंट आ गया। और टूज कॉम्प्लीमेंट माइनस थ्री आ गया। टूज कॉम्प्लीमेंट एक नंबर का उसका नेगेटिव नंबर ही होता है। तो ये हमने वेरीफाई कर लिया, माइनस थ्री की रिप्रेजेंटेशन ये है, और कंप्यूटर ने भी यही किया, तो ये माइनस थ्री ही होगा। तो इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है इसमें, काफ़ी मतलब आगे की बात है ये सब। लेकिन अभी ये समझना है, जैसे कि हमने नोटिस किया, हम कुछ भी नेगेट करके उसको लिख देते हैं, तो एक नंबर उसके आगे बढ़ा दो। चार, अगर कोई इसका आउटपुट का क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, तो एक नंबर आगे बढ़ा दो, चार को एक करके लिख दो, प्लस वन पाँच, और उसके आगे नेगेटिव साइन लगा दो। तो ये एक फॉर्मूला बन गया। टेन, जैसे टेन नेगेटिव नेगेशन ऑफ टेन किया मैंने, तो ये टेन प्लस वन किया, उसके आगे माइनस साइन लगा दिया। सिमिलरली 100 के बाद मैंने एक नंबर वन प्लस प्लस वन कर दिया, और उसके बाद एक नेगेटिव साइन लगा दिया, एंड सो ऑन। तो इसका आउटपुट का अगर क्वेश्चन आ भी जाता है, तो ये ध्यान में रखना कि ऐसे होता है। उसके बाद आसान, ये थोड़ा मुश्किल था, यूनरी यूनरी ऑपरेटर्स ज़्यादा यूज़ नहीं होते। और जो ज़्यादातर यूज़ होते हैं हमारे, होते हैं बाइनरी ऑपरेटर, जो कि तुम नॉर्मल मैथ्स में करते भी हो और थोड़ा बहुत रिलेट कर पाओगे, और थोड़ा आसान लगेगा एज कम्पेयर टू यूनरी ऑपरेटर, क्योंकि ये हमारे कंप्यूटर स्पेसिफिक हो गए और ये हमारे मैथ्स की तरह हो गए, सेम वैसे ही हो गए। तो जैसे प्लस तुमने पढ़ा हुआ है, टू प्लस थ्री करूंगा फाइव आएगा, तो इसमें दो, बाइनरी का मतलब होता है दो ऑपरेंड, तो दो ऑपरेंड यूज हो रहे हैं, एक्स और वाई। उसके ऊपर कुछ ऑपरेशन हो रहा है, ये हमारा ऑपरेटर आ गया प्लस साइन। वैसे ही सब्ट्रैक्शन आ गया, मल्टीप्लिकेशन आ गया, डिवीजन आ गया, मॉड्यूलस आ गया, एक्सपोनेंट ये आ गया एक्सपोनेंट, और एक फ्लोर डिवीजन आ गया। तो देख लेते हैं, एग्जाम्पल से देख लेते हैं क्या है। तो टू प्लस थ्री हमें पता है फाइव आएगा। जल्दी से ही कर लेते हैं, इसमें टू इंटू थ्री देख लेते हैं, सिक्स आएगा। फिर सिक्स डिवाइडेड बाई टू देख लेते हैं, थ्री आएगा। तो ये सब हो गए। और इसके बाद मॉड्यूलस देखते हैं, मॉड्यूलस क्या होता है, थोड़ा सा डिफरेंट है। तो मैं करता हूँ फाइव बाई टू। अरे वाह,
चेंज हो गया ये। ठीक है, तो एक और डिवीजन में ये देखते हैं कि जब हम जो भी आउटपुट आता है, चाहे हम इंटीजर डालें चाहे कुछ भी डालें, पाइथन 2 में कुछ अलग होता था, अब पाइथन 3 है, तो पाइथन 3 में क्या हो रहा है, हम डिवीजन साइन डाल रहे हैं, कुछ भी इंटीजर वैल्यू डालें, आंसर इसका डेसिमल में आता है और एक डेसिमल पॉइंट आता है। तो जैसे मैंने 5/2 किया तो 2.5 आ गया एग्जैक्ट। काफ़ी सी प्लस प्लस वगैरह में ऐसा नहीं होता, ठीक है, मतलब डेसिमल पॉइंट नहीं आता, लेकिन पाइथन 3 में डिवीजन करके उसका डेसिमल पॉइंट आता है, क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन में आता है, तो 2.5 आ गया। अब एक देख लेते हैं मॉड्यूलस। तो मॉड्यूलस का साइन होता है हमारा परसेंटेज वाला, जो परसेंटेज होती है वो साइन लगाते हैं। इसका मतलब होता है जो भी रिमाइंडर आता है। तो देख लेते हैं, जैसे मैंने 5 लिखा यहाँ पे, मैंने डिवाइड किया 2 से, अब हमें पता है 2 क्वोशंट आता है इसमें, यहाँ पे 4 आया, जो भी रिमाइंडर आता है वो हमारा मॉड्यूलस होता है। तो इसमें हमें पता है 5 को मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास एक ही रिमाइंडर आता है, तो जो कि आंसर आ गया 1। अगर मैं 4 मॉड्यूलस 2 करूँगा तो मेरे पास 0 आना चाहिए, क्योंकि जब भी हम 4 को डिवाइड करते हैं 2 से तो उसका रिमाइंडर आता है 0, जो कि यहाँ पे आंसर आ गया। अब इस मॉड्यूलस का ऑपरेटर का प्रोग्रामिंग में काफ़ी यूज़ होता है, जैसे कि इवन ऑड हमें बताना हो तो हम इवन ऑड का प्रोग्राम देखेंगे जिसमें कि हम इसका यूज़ करेंगे मॉड्यूलस का। और अभी बता देता हूँ लॉजिक क्या होगा उसका। तो जैसे कोई भी नंबर है, मान लो कि 4 है, तो तुम्हें पता है कि अगर वो इवन होगा तो वो दो से डिविजिबल होगा, मतलब 2 से उसका डिविजिबल होगा, कुछ भी रिमाइंडर नहीं आएगा, और बाकी जो कि ऑड होगा उसमें रिमाइंडर 1 ही आएगा हमेशा, अगर हम दो से डिवाइड करें। तो यही इसका लॉजिक है कि अगर कोई भी नंबर मॉड 2 1 हुआ तो वो ऑड होगा, कोई भी नंबर मॉड 2 0 हुआ तो वो इवन होगा। तो ये सिंपल सा लॉजिक है जो कि आगे तुम प्रोग्राम भी बिल्ड कर सकते हो इफ लूप लगा के, कि अगर वो मॉड 2 उसका 0 आ रहा है तो वो इवन नंबर है, वरना वो ऑड नंबर होगा। आगे देख लेते हैं एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट कैसे निकालते हैं इसमें। तो एक्सपोनेंट का तरीका होता है, 2 स्टार लगाने होते हैं हमें। तो मैं लगाऊंगा 2 2, मैंने 2 स्टार लगाए और मैंने ये कर दिया, उसके बाद 3 कर दिया। तो इसका मतलब है अगर मैं 2 स्टार लगा रहा हूँ, 2 स्टार स्टार 3, तो इसका मतलब होता है 2 की पावर, और ये जो 3 होता है वो यहाँ पे आ जाता है एक्सपोनेंट में, तो इसका आंसर आएगा 8। अगर मैं 3 स्टार स्टार 2 करूँगा तो क्या आना चाहिए, बताइए एक बार, क्या आना चाहिए। 9। हाँ, तो इसका आंसर देख लेते हैं, 3 स्टार स्टार 2, तो इसका आंसर आ गया 9। तो इसका भी थोड़ा बहुत यूज़ होगा, मतलब देखना पड़ेगा, अभी तो नॉर्मली देख रहे हैं कि है क्या ये, क्या वैल्यू देता है। इसके बाद आता है फ्लोर डिवीजन। तो मैथ्स में फ्लोर पढ़ा होगा तुमने, जैसे कि एक बार मैं खुद ट्राई करता हूँ। तो फ्लोर डिवीजन में ये फ़र्क रहता है कि जैसे मैंने किया 5/2, तो इसका आंसर आता है डेसिमल पॉइंट के साथ 2.5। लेकिन अगर मैं फ्लोर डिवीजन का यूज़ करूँगा तो ये क्या करता है, जैसे मैंने किया यहाँ पे फ्लोर डिवीजन का यूज़, तो हमें पता है 5 को अगर मैं 2 से करता हूँ तो इसका आंसर आता है 2.5, ये हम सबको पता है। लेकिन फ्लोर डिवीजन क्या कर देता है, इसका जो भी क्वेश्चन होता है वो उसको नियरेस्ट इंटीजर में राउंड ऑफ कर देता है। और फ्लोर होता है, मान लो कि ये स्टेप है, तो फ्लोर होता है, और यहाँ मान लो कि ये तुम्हारी नंबर लाइन है, ये आ गया तुम्हारा 1, और ये आ गया तुम्हारा 2, और ये आ गया 3। ये मैथ्स में भी पढ़ोगे, फ्लोर ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर या कुछ ऐसा आता है जिसमें तुम्हें फ्लोर का समझ आना चाहिए कि फ्लोर होता क्या है। तो मान लो यहाँ पे मेरा 2.5 लाई कर रहा है, राइट। तो फ्लोर क्या करता है, वो नियरेस्ट इंटीजर पे उसको राउंड ऑफ कर देता है और नीचे ले जाता है फ्लोर वाला। तो फ्लोर 2.5 आया हमारा आंसर, तो फ्लोर ने क्या किया कि भाई तू नियरेस्ट इंटीजर पे जा, मेरे को 0.5 नहीं चाहिए, तो नियरेस्ट इंटीजर 2.5 का होगा 2। तो ये हमारा 2.5 को ये ले जाता है नियरेस्ट इंटीजर छोटे पे, फ्लोर है तो फ्लोर का मतलब नीचे, तो ये ले जाता है 2 पे।
तो एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 5/3 है। 5/3 नॉर्मल होता है 1.6667, लेकिन फ्लोर ने क्या किया भाई, 5/5 दो बार ये वाला साइन लगाया और 3। तो ये क्या करता है, फ्लोर कहता है कि भाई जो भी तुम्हारा नियरेस्ट इंटीजर है, लेकिन नियरेस्ट इंटीजर इसका क्या है 1.66 के मेरे हिसाब से। अगर हम देखते हैं, अगर मैं एक ग्राफ बनाता हूँ तो 1.6 कहीं यहाँ लाया करता है, तो इसके वैसे नियरेस्ट इंटीजर 1 नहीं होना चाहिए, 2 होना चाहिए नियरेस्ट इंटीजर। लेकिन फ्लोर क्या कहता है, फ्लोर हमेशा कहता है कि तुम नीचे जाओ, ऊपर मत जाओ। तो फ्लोर कहता है नीचे जाओ। तो 1.66 है, होना उसका नियरेस्ट इंटीजर 2 चाहिए, लेकिन हम कर रहे हैं फ्लोर डिवीजन। फ्लोर कहता है कि भाई नीचे जाओ, तो नीचे जाएगा 1.66, तो नियरेस्ट इंटीजर 1 होगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। तो इसका आंसर 5 दो बार ये फॉरवर्ड स्लैश किया 3, फ्लोर डिवीजन, उसका आंसर आ गया 1। तो फ्लोर की वजह से ये नीचे ले गया उसको नियरेस्ट इंटीजर को, और 1 है इसका आंसर। तो ये हमारे हैं बिटवाइज ऑपरेटर। तो बिटवाइज ऑपरेटर क्या होते हैं, तो हमने देखा कि कंप्यूटर अपनी मेमोरी में स्टोर करता है बिट्स। बिट्स क्या होते हैं, 0 या 1, क्योंकि कंप्यूटर हमारा लॉजिकल चीज़ पे काम करता है। कंप्यूटर के पास कोई ब्रेन नहीं है, उसको हर चीज़ लॉजिकल उस पर होता है, और लॉजिकल ऐसे ये ट्रू होता है, ये फॉल्स होता है। तो कंप्यूटर के अंदर ऑपरेशंस होते हैं बहुत सारे जो कि बिट्स पे काम करते हैं, और बिट्स होते हैं हमारे जो 0 हो गया, ये एक बिट हो गया, 1 हो गया, ये हमारा एक बिट हो गया, ये पूरा नंबर हो गया। तो जो बिट्स के ऊपर काम करते हैं वो हमारे बिटवाइज ऑपरेटर कहलाते हैं। और इसका एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल से ज़्यादा क्लियर होगा। होता क्या है, ये एंड और है, एक्स और है। तो एक ट्रुथ टेबल होती है, मान लो कि तुमने वो पढ़ा होगा, जैसे मान लो कि एक कॉइन टॉस है, दो कॉइन तुम प्रोबेबिलिटी में भी पढ़ोगे। दो तुम्हारे पास कॉइन्स हैं, ठीक है, और दोनों का पॉसिबल आउटपुट है या हेड आएगा या टेल आएगा। और तो उसमें पॉसिबल क्या है, मतलब कि तुम क्या क्या केस बना सकते हो उन कॉइन्स के लिए, प्रोबेबिलिटी में ही पढ़ोगे। सेम मैं उससे रिलेट करता हूँ कंप्यूटर में। तो या तो प्रोबेबिलिटी होगी दोनों हेड आ जाए, सारे मैं केसेस लिख रहा हूँ कि केसेस क्या क्या हो सकते हैं। एक प्रोबेबिलिटी होती है कि एक हेड आ जाए, एक टेल आ जाए, फर्स्ट वाला हेड आए, सेकंड वाला टेल आए। एक प्रोबेबिलिटी ये हो गई कि पहला टेल आ जाए, दूसरा हेड आ जाए। और चौथी और लास्ट प्रोबेबिलिटी ये हो जाएगी कि दोनों ही टेल आ जाए। तो ये चार केसेस समझ आते हैं हमें, कि जो मैं दो कॉइन उछालूंगा तो ये पॉसिबल केसेस है। ऐसे ही हमारे कंप्यूटर में होता है, हेड और टेल, एक को मान लो ट्रू और एक को मान लो फॉल्स। तो अगर दो आएंगे हमारे पास, दो बिट्स आएंगे, तो उसमें क्या क्या हमारे पास होगा, क्या क्या हमारे पास आउटपुट आ सकता है, या वन और वन आ जाए, वन या जीरो आ जाए, जीरो या वन आ जाए, या जीरो और जीरो आ जाए। तो ये हमारे केसेस आ गए बिट्स के। अगर दो बिट्स यूज कर रहे हैं तो हमारे पास चार केसेस होते हैं जो आ सकते हैं, और ये हमने कोरिलेट कर लिया कॉइन टॉस वाले एग्जांपल से, जो कि प्रोबेबिलिटी में भी पढ़ोगे तुम। अच्छा, अगर एक बिट है हमारे पास, ये तो हमारे दो बिट्स की बात हो गई, एक बिट है हमारे पास, तो हमारे पास दो पॉसिबल आंसर है, या तो जीरो आएगा या वन आएगा, बस। दो है तो ये केसेस आते हैं कि या दो वन आ सकते हैं, वन जीरो आ सकता है, जीरो वन आ सकता है, और जीरो जीरो आ सकता है। तो इनमें ये बिट्स होते हैं, ये मान लो कि ये ए बिट हो गया, और मान लो ये बी बिट हो गया। इनमें हम ऑपरेटर लगाते हैं और कुछ आउटपुट निकालते हैं इनमें से। ठीक है, तो जैसे कि हम पहला आउटपुट ले लो एंड। अब एंड का मतलब ये होता है, जो कि तुम बहुत ज़्यादा यूज़ करोगे एंड को आगे चलते हुए, कि इफ मतलब मल्टीपल कंडीशंस में भी यूज़ होगा, प्रोग्रामिंग में काफ़ी यूज़ होगा। एंड का मतलब ये होता है कि जो भी तुम लिख रहे हो दोनों ट्रू होने चाहिए, मतलब कि जो भी तुम कंडीशन में लिख रहे हो दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तभी ये आउटपुट वन देगा। तो इस केस में तुम्हें पता है, कंप्यूटर के केस में वन हमेशा ट्रू होता है और जीरो को हमेशा फॉल्स लेते हैं। तो हमें पता है एंड तभी ट्रू देता है जब दोनों ट्रू हो। तो इसमें ए वन है, बी वन है, तो एंड क्या करेगा, तभी ट्रू देगा जब दोनों ट्रू हो। अब इन दोनों में वन वन है, तो ये ट्रू है दोनों, तो ये आउटपुट वन दे देगा। लेकिन इसमें क्या है, कभी जीरो आ रहा है, कभी वन आ रहा है, ये कहेगा नहीं, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, और ये भी नहीं हो सकता। तो ये है एंड हमारा। इस एग्जाम्पल को एक बार रन करके देखते हैं अपने इसमें। तो हम ये देखते हैं
1 एंड 1, ये देगा हमें 1, लेकिन अब हम करेंगे 1 एंड 0, तो हमें देगा 0, 0 एंड 1, तो हमें देगा 0, और 0 एंड 0, ये भी हमें देगा 0। तो हमने ये देखा कि दोनों ट्रू होंगे तभी इसका आउटपुट 1 आएगा, वरना 0 आएगा। यही एंड की वो होती है। फिर आता है और इस एंड का मतलब ही यही होता है इंग्लिश लैंग्वेज में भी, कि एंड होना चाहिए, मतलब ए एंड बी, मतलब ए भी सही हो बी भी सही हो तभी मैं सही दूंगा। तो इंग्लिश की डेफिनेशन के हिसाब से भी ये है। अब हम देखते हैं और क्या होता है। तो इंग्लिश लैंग्वेज में जैसे और होता है कि भाई ए हो या बी हो, कोई भी सही हो जाए तो मैं कह दूंगा कि वो सही है। ठीक है, ए सही हुआ तो भी मैं कह दूंगा सही है, बी सही हुआ तो भी मैं कह दूंगा सही है, और अगर दोनों सही हुए तो भी मैं कह दूंगा सही है। लेकिन अगर दोनों गलत हुए तो मैं कहूंगा नहीं, गलत है। तो इंग्लिश लैंग्वेजेस से कोरिलेट करते हैं इसको, अपनी लॉजिकल को उसको। तो ये कह रहा है कि मैं फॉल्स हूँ, मैं भी फॉल्स हूँ, तो और कहेगा नहीं भाई दोनों फॉल्स तो नहीं हो सकते, तो ये 0 आ जाएगा। अब ये कह रहा है, ए कह रहा है मैं गलत हूँ, मैं फॉल्स हूँ, बी कह रहा है नहीं मैं तो ट्रू हूँ, तो और कहेगा नहीं कोई एक ट्रू हो तो मेरे को चलेगा, मैं 1 कर दूंगा। अब ये कह रहा है, ए कह रहा है मैं ठीक हूँ, तो कहता है ठीक है ए ठीक है, बी 0 1 हो हमें फर्क नहीं पड़ता, मैं उसे ट्रू कर दूंगा। अभी ए कह रहा है मैं ट्रू हूँ, बी कह रहा है मैं भी ट्रू हूँ, तो कह रहा है चलो दोनों ट्रू हो तब भी मैं इसे ट्रू कर दूंगा। तो बस और का ये होता है कि कोई भी एक ट्रू हो, या बी हो जाए या ए हो जाए या दोनों हो जाए, उसको चलेगा, लेकिन दोनों फॉल्स नहीं हो सकते इंग्लिश लैंग्वेज की तरह। तो इसके बाद आता है हमारा एक्सॉर। इसको हम एक्सक्लूसिव और भी कहते हैं। ठीक है, अब वो ये कहता है एक्सक्लूसिव और, हमारा ये कहता है, तो एक्सक्लूसिव और है इसका मतलब ये इसका सबसेट होगा। मतलब कि जितना यहाँ पे 1 आ रहा है उससे कम आएंगे। सबसेट होता है कि जैसे शायद तुमने सेट्स में पढ़ा होगा कि मान लो ये हमारा एक सेट है। ठीक है, अब मान लो ये एक सबसेट है, तो ये सबसेट हो गया उसका। एक सेट में इतने सारे पॉसिबल आउटपुट्स हैं, लेकिन सबसेट में उससे मतलब उससे थोड़े कम पॉसिबल आउटपुट्स होंगे, लेकिन उसी का ही एक सबसेट होगा। ठीक है, मतलब जहाँ जैसे इधर 3 जगह 1 है, तो इधर 3 जगह नहीं होंगे, कम जगह 1 होंगे। अब इसका रूल देखते हैं कि एक्सॉर कैसे ट्रू करता है किसी चीज को। तो एक्सॉर ये कहता है कि हमारा ए ट्रू हो और बी ना हो, मतलब कि इसको बाइनरी उसमें हम ऐसे लिखते हैं, ए ट्रू हो और बी ट्रू ना हो, प्लस बी ट्रू ना हो, बी ट्रू हो और ए ट्रू ना हो। तो इसका मतलब इसमें देखते हैं बिट्स में क्या इसका मतलब क्या हुआ। अब हमने कहा कि ए ट्रू हो, यानी कि ए ट्रू है और बी ना हो, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है एक्सॉर। ए ट्रू हो गया और बी ना हो, बी ट्रू हो गया और ए ना हो, तो यहाँ पे 1 कर दिया मैंने। इस केस में देखते हैं ए ट्रू हुआ लेकिन बी भी ट्रू हो गया, तो एक्सॉर कहते हैं नहीं, मैं कह रहा हूँ कि अगर ए ट्रू है तो दूसरे को फॉल्स होना पड़ेगा, तभी ये एक्सॉर 1 देता है। लेकिन इसमें तो दोनों ही ट्रू हो गए, तो ये कहेगा नहीं, ये गलत है, एक्सॉर सेटिस्फाई नहीं करेगा। अब दोनों फॉल्स हो गए, ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि एक्सॉर हमारा इसका सबसेट है। तो इधर 3 जगह बनाया, इधर 2 जगह ही बनाया, और कहाँ कहाँ आया, जहाँ पे ए और बी दोनों के बरा इक्वल नहीं है, यानी कि एक 0 है तो दूसरा 1 होगा, एक 1 है तो दूसरा 0 होगा। तो इसमें है जीरो फिल लेफ्ट शिफ्ट। तो इसकी डेफिनेशन ये दे रखी है, शिफ्ट लेफ्ट बाय पुशिंग zeros in from the right and let the leftmost bits fall off। ठीक है, तो इसमें एग्जांपल ही देखते हैं डायरेक्ट। इसकी एक ये वाली डेफिनेशन ज़्यादा अच्छी है, ये देखते हैं कि इसमें ये लिखा है, अगर हम x लेफ्ट ये वाला ऑपरेटर लगाते हैं और y करते हैं, तो ये क्या करता है, x with the bits shifted to the left by y places। ठीक है, and new bits on the right hand sides are zeros। तो एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ आएगा कि है क्या। मैं अगर ये कर रहा हूँ तो इसका आंसर आता है 2। तो ये कर क्या रहा है इसमें, हमारा ये आंसर आया 1, ये आता है 2।
अब 1 पता है, हम इसको ऐसे लिखते हैं 1 को 0 1, ठीक है, बाइनरी में। तो ये कह रहा है कि ये एक सेकंड, ये कह रहा है कि शिफ्ट करो x विद द बिट शिफ्टेड टू द लेफ्ट बाय y प्लेसेस। तो एक, तो ये कह रहा है कि y, ये x हो गया, ये y हो गया। वो कह रहा है x को शिफ्ट करो y प्लेस से। तो मैंने इसको शिफ्ट किया y प्लेस से, यानी कि एंड न्यू बिट समर, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इसको एक प्लेस से मैं शिफ्ट कर दूंगा और यहाँ ले आऊंगा, तो इसका आउटपुट आ जाएगा। तो एक बार मैंने शिफ्ट किया तो इसका आउटपुट आ जाएगा 1 0, और इसका आउटपुट आ जाएगा टू की, इसको हम कैसे लिखेंगे डेसिमल में, 2 की पावर 0 2 की पावर 1, तो आउटपुट आ जाएगा 2। और इसका एक फॉर्मूला भी बन के आता है, फॉर्मूला बन के आता है 2 की पावर y, ठीक है, मल्टीप्लाइंग x बाय 2 की पावर y, यानी कि 1 को मैं अगर मल्टीप्लाई करूंगा 2 की पावर 1 से, तो ये आउटपुट इसका आता है। तो अब मैं देखता हूँ कुछ, एक और एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा और क्लियर करते हैं इसमें हो क्या रहा है। तो मैं देखता हूँ 2, तो इसका आउटपुट आया 4। तो ये कैसे आ रहा है मैथमेटिकली, तो मैं ये कह सकता हूँ x इंटू, मैंने क्या किया, ये मैंने किया x इंटू, एक्स मैंने, मेरा 2 है, x इंटू 2 की पावर 2 मैंने यहाँ लिख दिया, और y ये है। तो ये मेरा आ गया 4। लेकिन कंप्यूटर में कैसे हो रहा है, कंप्यूटर में ऐसे हो रहा है कि जैसे मैं 2 को कैसे लिखता हूँ 1 और यहाँ पे 0, ये मेरा 2 आ गया। और अब हम क्या करते हैं, इसको मैं ले जाऊंगा यहाँ पे। तो मान लो यहाँ पे 0 है, तो लेफ्ट में शिफ्ट करना है हमें, तो मैं इसको यहाँ ले जाऊंगा और इसको यहाँ ले जाऊंगा, तो यहाँ आ गया 1 0 0। और इसको मैं वापस डेसिमल में लिखूंगा, तो 2 की पावर 0 2 की पावर 1 2 की पावर 2, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 4। तो मैथमेटिकली क्या है, x इंटू 2 की पावर y, जहाँ पे x ये है हमारा, y ये है हमारा, मैथमेटिकली निकालना है तो ये होगा, कॉपी पे निकालना है तो ये होगा। कंप्यूटर क्या करता है पर, कंप्यूटर बाइनरी फॉर्म में लिखता है इस चीज को, 2 को इसने ऐसे लिखा, और फिर ये यहाँ पे शिफ्ट करता रहता है लेफ्ट की तरफ, और ये आउटपुट आ जाता है हमारा। और इसको डेसिमल में अगर हम करेंगे तो 4 आ जाएगा। हाँ, तो इससे ही कंटिन्यू करते हैं राइट शिफ्ट ऑपरेटर से, ठीक है। तो जैसे हमने देखा था लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर में लेफ्ट की तरफ जाते हैं बिट्स, वैसे ही राइट शिफ्ट ऑपरेटर में क्या होता है, इसमें जो बिट्स हैं वो राइट की तरफ जाते हैं, राइट। तो जैसे कि हमने लेफ्ट शिफ्ट देखा था, वैसे ही राइट शिफ्ट को हम ऐसे एग्जीक्यूट करते हैं, एक्स और वाई देते हैं, और यहाँ पे एक्स होता है, यहाँ पे वाई होता है। तो हमने क्या किया, 1 राइट शिफ्ट 1। तो इसमें क्या होता है, इसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ये होती है 0 1 1 की। अब होगा क्या है, इसमें राइट की तरफ शिफ्ट होंगे हमारे बिट्स, तो हम ये देख सकते हैं कि ये वाला शिफ्ट जब यहाँ पे हो जाएगा तो ये 0 आ जाएगा इसका आउटपुट। सिमिलरली अगर मैं 2 का राइट शिफ्ट करता हूँ 1, तो 2 को बाइनरी फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, 0 यहाँ पे और 1 यहाँ पे, राइट। और फिर उसको राइट शिफ्ट करते हैं, तो ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ जाएगा, जिसकी वजह से इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 1। इसको हम अपने पाइथन में भी करते हैं, मैंने पहले एग्जीक्यूट कर रखा है, इसका आउटपुट देखते हैं। तो इसमें जैसे हमने देखा था लेफ्ट शिफ्ट में बिट्स जो होते हैं वो लेफ्ट की तरफ होते हैं, लेकिन राइट में क्या होता है, वो राइट की तरफ जाते हैं और वैल्यू उसकी कम होती है। तो जैसे x की वैल्यू यहाँ पे 2 थी, उसको राइट शिफ्ट किया 1 से, तो इसकी वैल्यू आ गई 1, जो कि हमने यहाँ पे देखा था सेम एग्जांपल, 2 राइट शिफ्ट 1, वो 1 कैसे आता है, क्योंकि इसमें बिट्स राइट की तरफ शिफ्ट होते हैं। और ऑब्वियसली जब वो राइट की तरफ शिफ्ट हो रही तो हमें पता है जब हम कन्वर्जन करते हैं तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है, क्योंकि जब भी हम राइट शिफ्ट करते हैं उसकी वैल्यू हमेशा कम हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पे अगर हम 2 राइट शिफ्ट 1 कर रहे हैं तो 1 आ रहा है, 4 राइट शिफ्ट 1 कर रहे हैं तो 2 आ रहा है, राइट। उसकी वैल्यू कम हो रही है और बिट राइट की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। और अगर इसको मैथमेटिकल फॉर्म में देखना है तो हम, जैसे उसमें x इंटू 2 की पावर y हो रहा था, यहाँ पे x डिवाइडेड बाई 2 की पावर y होता है, जहाँ की x ये है और y ये है। तो जैसे हम इसको लेंगे तो यहाँ पे हो रहा है 2, यहाँ पे हो रहा है 2 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 1, y 1 है, x 2 है।
तो ये आ जाएगा 1। तो ये मैथमेटिकल फॉर्म में हो गया और ये कंप्यूटर वाली फॉर्म में हो गया कि कंप्यूटर के अंदर कैसे काम हो रहा है। तो इसके बाद आते हैं रिलेशन ऑपरेटर्स में। इसमें क्या है कि हम दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं, दो वैल्यू को कंपेयर किया जाता है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें, जैसे डबल इक्वल टू है तो इसमें अगर ये दोनों सेम होंगे तो ये ट्रू देता है, राइट। जैसे 5 डबल इक्वल टू 5 मैं करता हूँ तो ये ट्रू देगा। लेकिन अगर मैं 5 इक्वल टू 4 करूँगा तो ये फॉल्स देगा। तो जो जब दोनों वैल्यू सेम होगी तब ये ट्रू देता है। एक ये हो गया, एक हो गया नॉट इक्वल, ये इसका ऑपोजिट होता है। इसमें एक्सक्लामेशन मार्क आता है और इक्वल टू आता है, और इसका मतलब होता है नॉट इक्वल, इसके ऑपोजिट होता है। तो ये हमें 5 नॉट इक्वल टू 4 में ट्रू देना चाहिए, क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं है, तो इसमें ट्रू देगा। लेकिन अगर मैं 5 नॉट इक्वल टू 5 करूँगा तो ये फॉल्स देगा, क्योंकि ये दोनों बराबर है। तो ये उसके उल्टा है, राइट। अब इसके बाद ग्रेटर देन, ये तो मैथ्स में पढ़ा ही है तुमने, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू, तो सेम ही है, सेम ही यहाँ पे है। बस इसके आउटपुट क्या आएंगे, ट्रू और फॉल्स में। 5 ग्रेटर देन 4 होता है तो क्या देगा ये, ट्रू। वैसे ही 3, अगर मैं इसको ये कर रहा हूँ तो इसमें ये फॉल्स देगा, क्योंकि 2 बड़ा नहीं है तो ये फॉल्स देगा, राइट। और ग्रेटर देन इक्वल टू भी सेम ही है, बस इसमें इक्वल टू साइन आ जाएगा तो ये भी ट्रू। अब इसमें इक्वल टू के लिए भी ट्रू हो जाएगा, बस यही फर्क है। इसके बाद हम पढ़ते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स में 3 आते हैं, इनका भी आंसर जो होता है बुलियन होता है, या ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। तो इसमें 3 हम पढ़ेंगे, एंड, और नॉट। और एंड हमने ऑलरेडी देख ही लिया है कि होता क्या है। एंड होता है जब दोनों चीज़ें ट्रू हो तब ये ट्रू देगा। और होता है जब कोई भी दो में से कोई भी एक ट्रू हो तो ये ट्रू दे देती है। और नॉट होता है अगर उसके उल्टा, अगर उसके उल्टा वाले पे चलेगा, अगर उल्टा उसका सही है तो ये ट्रू देता है। तो इसका एग्जाम्पल से ही समझते हैं कि है क्या। तो अगर मैंने किया 5 ग्रेटर देन 3 एंड 5 ग्रेटर देन 4, तो इसको ट्रू देना चाहिए, क्योंकि ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन दोनों ट्रू है, राइट, तब ये ट्रू दे रहा है। लेकिन अगर मैं 5 ग्रेटर देन 3 कर दूं, एंड कर दूं 5 और यहाँ पे 4 कर दूं, तो ये फॉल्स देगा, क्योंकि ये वाली कंडीशन तो ट्रू हो गई यहाँ पे, लेकिन ये वाली कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो गई, क्योंकि 4 बड़ा नहीं होता 5 से। तो एंड का जो हमने देखा था ट्रुथ टेबल से भी, कि अगर ये दोनों चीज़ें ट्रू होती है तभी ट्रू देता है, वरना ये फॉल्स देगा। अब और का देखते हैं। और कहता है कि कोई भी एक मुझे वो दे दो, कोई भी एक ट्रू दे दो तो मैं उसे ट्रू कर दूंगा। तो यहाँ पे ये वाला एग्जांपल देखते हैं, ओ सॉरी, ये एग्जांपल देखते हैं। तो इसमें इसने क्या किया, 5 ग्रेटर देन 4 ट्रू होता है हमारा, लेकिन हमें पता है कि यहाँ पे 4 बड़ा नहीं होता तो ये फॉल्स होता है। लेकिन और ये कहता है कि एक कोई भी एक ट्रू दे दो, तो ये उसके लिए ट्रू हो गया, तो इसलिए उसने ट्रू दे दिया। अगर हम ऐसा करेंगे इसमें कि अगर मैं यहाँ पे 3 लिखूं और ये लिखूं तो यहाँ पे फॉल्स देगा, क्योंकि इस केस में हमारा दोनों कंडीशन फॉल्स हो रही है। यहाँ पे 3 बड़ा नहीं होता 5 से और 4 भी बड़ा नहीं होता 5 से, तो यहाँ पे दोनों चीज़ें फॉल्स हो रही है, इसलिए इसका आउटपुट जो है और जो है वो फॉल्स देगा, क्योंकि दोनों ही फॉल्स हो रही है। और लास्ट लास्ट हम देखते हैं नॉट। तो ये उसका उल्टा कर देता है, जो भी हमने देखा अभी, उसका जो भी आउटपुट आएगा उसके उल्टा कर देगा। अगर ट्रू होगा तो फॉल्स कर देगा, और फॉल्स होगा तो ट्रू कर देगा। जैसे कि नॉट अगर मैं फॉल्स करता हूँ तो ये ट्रू कर देगा, नॉट अगर ट्रू है तो ये फॉल्स कर देगा। और इसको इनके अंदर भी लिख सकते हैं, जैसे मैं इसको कंबाइन करके एक स्टेटमेंट लिखता हूँ। जैसे ये हमें पता है ट्रू आ रहा था यहाँ पे, तो मैं इसको कॉपी करूँगा, नॉट लगा दूंगा इसके आगे, यहाँ पे कॉपी किया ये, तो अब इसने दे दिया फॉल्स। तो नॉट ने क्या किया, जो कि ट्रू हो रहा था, जिसका आउटपुट ट्रू हो रहा था, उसको उल्टा करके ये आउटपुट दे देता था, कॉम्प्लीमेंट करके उसका आउटपुट दे देता। तो नॉट लगाया मैंने, जो ट्रू था उसको फॉल्स कर दिया। तो अब देखते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर्स। इसमें हम पढ़ेंगे इन और नॉट इन। तो मेंबरशिप ऑपरेटर ये कहता है कि ये ट्रू देगा अगर जो सीक्वेंस है, तो अगर हम यहाँ पे एक वैल्यू लिखेंगे और अगर वो इस y के अंदर होगा, y सीक्वेंस के अंदर होगा, तो ट्रू देगा।
कि ये एग्जाम्पल से ही समझते हैं, और नॉट इन होगा कि जब हम कोई ऐसी वैल्यू दे रहे हैं जो उसमें नहीं है सीक्वेंस में, तब वो ट्रू देगा। तो एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ आएगा, देखते हैं। और सीक्वेंस तो मैंने शायद पढ़ा दिया होगा, ये जैसे लिस्ट एक सीक्वेंस होता है, जैसे 1 2 3 एक ये सीक्वेंस हो गया हमारा, राइट। तो ये हमारे पास लिस्ट आ गई। अब मैं कह रहा हूँ 2 in x, तो मैंने कहा 2 in x, तो 2 in x 2 है उस लिस्ट में, तो ये ट्रू दे देगा। अब मैं कहूँगा 5 in x, तो ये देगा फॉल्स, क्योंकि 5 नहीं है, 5 नंबर नहीं है उसमें, तो ये फॉल्स दे देगा। अब मैं 5 नॉट इन x करूँगा, तो ये ट्रू दे देगा, क्योंकि 5 नहीं है x में, 5 नहीं है x में, तो ट्रू देगा। तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। ये कह रहे हैं 5 है x में, तो ये फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि 5 नहीं है, राइट। तो ये दोनों हो गए हमारे, इन और नॉट इन। तो ये है आइडेंटिटी ऑपरेटर, लास्ट है हमारा। तो ये क्या करता है, दो ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करता है, और अगर वो सेम हैं, इफ दे आर इक्वल, जो एग्जैक्टली सेम ऑब्जेक्ट है तभी ये ट्रू देता है। इसमें लिखा है कि कंपेयर दी ऑब्जेक्ट्स, और जरूरी नहीं है कि वो इक्वल हो, बट वो सेम होने चाहिए तभी ये ट्रू देगा, वरना नहीं। और सेम मेमोरी लोकेशन भी होना चाहिए। तो इसको भी एक एग्जांपल से देखते हैं कि क्या है। तो ये कह रहा है, ये वाला ऑपरेटर इज कि हमें तब ट्रू देगा, इक्वल तो होने ही चाहिए, बट उनकी जो मेमोरी लोकेशन है वो भी सेम होनी चाहिए, यानी कि जो मेमोरी रेफरेंस हो रही है उस वेरिएबल के लिए वो भी सेम है। तो मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ, जो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा शुरू में, लेकिन मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो जैसे मैंने एक लिस्ट बनाई x इज इक्वल टू 1 2 3। अब मैंने y एक लिस्ट बनाई 1 2 और 3। मैं कर रहा हूँ x इज y, तो ये दे रहा है फॉल्स। अब मैं कर रहा हूँ x इक्वल टू y, तो ये दे रहा है ट्रू। तो ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है x इज y और x डबल इक्वल टू y का डिफरेंस समझने के लिए। x डबल इक्वल टू वाई ट्रू इसलिए आ रहा है क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है, जो उसके अंदर की जो चीजें हैं 1 2 3 वो सेम है x और y की। लेकिन x इज y फॉल्स दे रहा है, क्योंकि वैल्यूज तो सेम है उसकी, लेकिन जो मेमोरी लोकेशन है, जो मेमोरी में बन रहा है 1 2 3, वो अलग है। ये एक बार व्हाइट बोर्ड में बना के देखते हैं। तो मान लो ये हमारा x है, ठीक है। इसमें एक मेमोरी लोकेशन आई सीपीयू की, ये हमारा सीपीयू है। इसमें क्या सेव हुआ, 1 2 और 3। अब एक y हमारा एक और ऑब्जेक्ट है, इसको मान लो, इस मेमोरी को मान लो, मेमोरी एड्रेस को मान लो a। अब इसने y एक ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, और y को एक और मेमोरी दी, वो मान लो b। लेकिन वैल्यूज क्या आ गई, 1 2 और 3, वैल्यू सेम गई। तो तभी हमारी x डबल इक्वल टू वाई में ट्रू आता है, क्योंकि वैल्यूज तो उसके अंदर सेम ही है, 1 2 3, वैल्यू सेम है, लेकिन मेमोरी एड्रेस दोनों की अलग है। इसकी मेमोरी a है, इसकी मेमोरी b है, तभी x इज y ट्रू नहीं आता, वो आता है फॉल्स, क्योंकि उसकी मेमोरी अलग है x की और b की मेमोरी अलग है। तभी इसका आउटपुट आता है x इज y का फॉल्स और x डबल इक्वल टू y का ट्रू। इसके बाद थोड़े से प्रोग्राम दे रखे हैं, ये देख लेते हैं है क्या। अच्छा, इज नॉट इसका ऑपोजिट होता है, जो इज है उसका ऑपोजिट इज नॉट है। जो भी इज का ट्रू आ रहा होगा वो इज नॉट में फॉल्स आएगा, इज अगर फॉल्स आ रहा होगा तो इज नॉट ट्रू आ रहा होगा, ठीक है। तो इसके बाद प्रोग्राम देखते हैं कि है क्या, कि इसमें क्या कर रखा है, एक n ले रहे हैं, इनपुट ले रहे हैं, और उसका n की पावर 2 और 3 और 4 कर रहे हैं। तो इसमें कुछ भी नहीं कर रहे, n n ले लिया, इनपुट ऐसे लेते हैं, इंट के बाद इनपुट और उसके बाद प्रॉम्प्ट आता है, जो भी पहले कर रखा है हमने। और इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, n की पावर 2 के लिए n के में 2 स्टार ये हमने कर रखा है, पावर कैसे लेते हैं। तो उसका इनपुट लिया और उसकी n डबल स्टार 2 से पावर n स्क्वायर आ गया। n डबल स्टार 3 भी कर सकते हैं, या फिर पाउ फंक्शन भी यूज कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। देख लेते हैं। जैसे अगर मैं 2 की पावर 2 कर रहा हूँ, तो ये भी 2 की पावर 2 देता है। और एक पाउ फंक्शन भी होता है हमारे पास पाइथन में। तो पाउ के अंदर हमें यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स देने होते हैं।
तो ये हमारा 2 जो यहाँ पे लिखा है वो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट होता है, और जो बाद में लिखा है वो यहाँ पे देना होता है। तो एक कैलकुलेट क्या कर रहा है, ये कर रहा है 2 की पावर 3। तो यहाँ पे जो होगा वो हमारा नंबर होगा, और ये होगी हमारी पावर। तो इस वाले में हम क्या कर रहे हैं, इवन और ऑड को कंपेयर कर रहे हैं। इसमें हम नंबर इनपुट लेते हैं, राइट, जो भी उसका नंबर होगा, और फिर हम एक कंडीशन लगा रहे हैं। हम इसमें मॉड्यूलस ऑपरेटर यूज करते हैं। तो हमने पहले भी छोटा सा एक्सप्लेन किया था मैंने कि मॉड्यूलस ऑपरेटर का मतलब होता है रिमाइंडर निकालना। तो हमें पता है कि अगर हम किसी को डिवाइड करते हैं 2 से, तो उसमें रिमाइंडर अगर 0 आता है तो उसका मतलब वो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है, तो इसका मतलब वो इवन होगा। तो अगर उसका रिमाइंडर 0 आ रहा है 2 से डिवाइड होने के बाद, तो वो इवन होगा। और अगर नहीं आ रहा 0, तो वो ऑड होगा। तो एक सिंपल सा एग्जांपल है, हमारा 4 जो है वो डिविजिबल बाय 2 होता है, जो 5 होता है वो डिविजिबल बाय 2 नहीं होता। तो अगर हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें पता है हमारे पास रिमाइंडर क्या आता है, 0। और इसको हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें पता है हमारे पास रिमाइंडर क्या आता है, 1। तो हमने वही कंडीशन लगा दी, उससे एक नंबर लिया, उसका मॉड्यूलस किया, मॉड्यूलस यानी कि रिमाइंडर निकालना। मॉड्यूलस अगर 0 हुआ तो हमें वो इवन देगा, जैसे कि 4। और अगर नहीं हुआ एल्स, जैसे कि इस केस में रिमाइंडर हमारा 1 था, तो वो होगा ऑड। यही उसको कंडीशनली कर रखा है इफ और एल्स बना के। तो इफ में ये कर दिया कि अगर हमारा रिमाइंडर 0 हुआ 2 से डिवाइड करने के बाद, तो वो इवन होगा, वरना वो ऑड होगा। यही कर रखा है। तो इसके बाद लास्ट प्रोग्राम है हमारा, जिसमें हम एरिया ऑफ द सर्कल प्रिंट कर रहे हैं। कुछ भी नहीं कर रहे, इसमें हम सबसे पहले इनपुट ले रहे हैं कि रेडियस क्या होना चाहिए। तो फ्लोट करके इनपुट ले लिया हमने यूजर से कि क्या उसका रेडियस होना चाहिए। और हमें पता है एरिया ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है। एरिया ऑफ द सर्कल πr² होता है। तो इसको हम क्या कर रहे हैं, पाई की वैल्यू हमें पता है 22/7 होती है, इंटू r² हमें पता है कि हम पाइथन में r² कैसे लिखते हैं। तो मैंने क्या किया, 22/7 किया, इंटू रेडियस जो भी उसने इनपुट दिया, और उसकी पावर 2 करने के लिए हमने 2 बार स्टार लगाया और 2 कर दिया, और इसको फिर प्रिंट करा दिया, इस एरिया को प्रिंट करा दिया, और इससे आउटपुट आ जाएगा।